हेलो, वेलकम टू जेएस क्लासेस। तो यहाँ पर हमने जो कल सीरीज शुरू की थी कि हम अलग अलग सब्जेक्ट के बेसिक टॉपिक करेंगे यूट्यूब पे, तो उसमें हमने कल बात की थी अर्थ स्ट्रक्चर की। और अर्थ स्ट्रक्चर के बाद अब हम आगे बात करते हैं कि अर्थ स्ट्रक्चर के बाद जो पृथ्वी की हमने अलग अलग स्तर देखे थे, अलग अलग लेयर देखी थी, तो उन स्तर और लेयर को विभाजित करने वाली जो रेखाएं होती है या जो स्थान होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। तो इस पर आपके एमसीक्यू टाइप प्रश्न बहुत सारे आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ से कि उन रेखाओं को यहाँ पर क्या कहा जाता है। तो कल मैंने बात खत्म करी थी चर्निंग मोशन पे, तो आपको वहां से एक बार मैं रिवाइज करा दूं चर्निंग मोशन होता क्या है। मैंने आपको बताया था कि जो पृथ्वी का ये जो आंतरिक कोर है, ठीक है, ये तो है ठोस, और जो बाह्य कोर है वो है तरल, ठीक है, या द्रव स्टेट में। तो एकमात्र पृथ्वी की जो लिक्विड स्टेट है वो सिर्फ बाह्य कोर में मिलती है। और मैंने आपको बताया था कि ये बाह्य कोर पृथ्वी के घूर्णन के कारण घूमता है इस ठोस गेंद के ऊपर एक नदी की तरह, ठीक है। ये तो हमने पृथ्वी का एक सेक्शन देख रहे हैं, तो ये इस तरह से घूमता रहता है। और इससे क्या होता है कि ये दोनों ही लोहा निकल से बने हैं, इसलिए कोर को हम नीफे भी कहते हैं। ये बात हमने कल की थी, ठीक है। निकल और लोहा के कारण नीफे भी कहा जाता है। तो जब ये घूमता है तो इसके घर्षण के कारण यहाँ पे जो मोशन होता है उसे कहते हैं चर्निंग मोशन। और जो चर्निंग मोशन होता है उस चर्निंग मोशन के कारण ही पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र बनता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति पृथ्वी के घूर्णन प्लस पृथ्वी के कोर के द्वारा होती है। तो दोनों चीजें आवश्यक हैं। तो इस तरह के जो सवाल यूपीएससी में आ सकते हैं, आरएएस में आ सकते हैं कि कंसेप्चुअली आपको दोनों चीज पता हो, ना केवल मोशन बल्कि हमें कोर पार्ट के बारे में भी पता हो। और चुंबकीय क्षेत्र के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे आगे जब वायुमंडल की संरचना देखेंगे। तो देखिए अब यहाँ पर ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं डिसकंटिन्यूटीज इन द लेयर ऑफ द अर्थ, तो इसका मतलब ये होता है कि आपने नाम सुने होंगे इस तरह से कि कोनार्ड असंबंधता, मोहो असंबंधता, ठीक है, गुटेनबर्ग असंबंधता। अब इनके नाम आपने शायद नहीं सुने हो, रैपिटी असंबंधता, एक सुना होगा आपने लेहमन असंबंधता। तो इंग्लिश में डिसकंटिन्यूटी और हिंदी में इन्हें आप कह देंगे असंबंधताएं, असंबंधताएं, ठीक है। तो इन चीजों को अब समझते हैं कि कौन सी असंबंधता, पहले तो ये होती क्या है और कौन कौन सी लेयर में मिलती है। क्योंकि जो प्रश्न आता है सिंपल प्रश्न तो सीधा पूछ लिया जाता है कि कौन सी लेयर के बीच में कौन सी मिलती है, या मैच मेकिंग दे दिया जाएगा प्रश्न, एक तरफ असंबंधताओं के नाम एक तरफ लेयर्स के नाम, ठीक है। तो समझिए, देखिए डिसकंटिन्यूटी या असंबंधता पहली बात होती क्या है। तो कल हमने देखा कि पृथ्वी कि हमने जब क्रस्ट देखी तो क्रस्ट में देखा कि पर्वत, पठार और मैदान और इस तरह से समुद्र थे। क्रस्ट के बाद जब मेंटल शुरू होता है तो यहाँ पे हमने दो चीज देखी थी क्रस्ट में कि ये सियाल और सीमा, ठीक है, सिलिका और एल्यूमिनियम और सिलिका और मैग्नीशियम से बना है, ठीक है। महासागर की जो सतह है वो तो बनी है सिलिका और मैग्नीशियम से, और यहाँ पे जो सियाल है वो बनाता है महाद्वीपों की क्रस्ट सिलिका और एल्यूमिनियम। अब देखिए इसके नीचे जब मेंटल शुरू हो जाता है तो ये जो मेंटल है यहाँ पे अब अलग खनिज तत्व मिलेंगे, और मेंटल के बाद जब कोर आएगा तो कोर में अलग प्रकार के खनिज तत्व मिलेंगे। तो अलग अलग खनिज तत्वों के कारण यहाँ की जो चट्टानी संरचनाएं हैं, क्योंकि देखिए चट्टानें होती क्या है, चट्टानें एक्चुअल में खनिजों से ही मिलकर बनी होती है। तो यहाँ पर चट्टानों की संरचनाओं में विभिन्नता आ जाती है, ठीक है। और इस चट्टानी संरचनाओं में विभिन्नता के कारण ही ये असंबंधताओं या डिसकंटिन्यूटी का जन्म होता है। तो ये ध्यान रखेंगे असंबंधता होती क्या है, खनिजों की विभिन्नता के कारण जो चट्टानों की संरचना में विभिन्नता आ जाती है पृथ्वी की अलग अलग लेयर में, उसे हम कहते हैं असंबंधताएं। तो सबसे पहले असंबंधता देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर है लिखा हुआ कोनार्ड असंबंधता। अभी कोनार्ड असंबंधता को आप देखोगे तो ये जो हिस्सा है, ये पूरा हिस्सा जो है यहाँ पर, ये हिस्सा है आपका मेंटल का, सॉरी क्रस्ट का, ठीक है। ये सबसे ऊपरी हिस्सा जो है ये पूरा क्रस्ट का है। क्रस्ट में मतलब आपके ये पहाड़ भी आ रहे हैं, ये समुद्र की जहां पे जल भरा हुआ वो सतह भी आ रही है। तो देखिए ये जो हिस्सा है इसके अंदर ये जो लाइन दे रखी है कोनार्ड की, तो ये अलग करती है यहां से महाद्वीप को। तो मतलब
कोनार्ड असमानता मिलती है जहां पर महासागर की क्रस्ट, जिसे हम ओशनिक क्रस्ट कहते हैं, वो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट मतलब महाद्वीपों की क्रस्ट से एकदम अलग हो जाए। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है। कोनार्ड असमानता पृथ्वी की सबसे ऊपर पाई जाने वाली असमानता है जो कि दोनों क्रस्ट को अलग अलग करती है, क्रस्ट के दोनों पार्ट को अलग अलग करती है। चलिए, इसके बाद आती है दूसरी असमानता जिसका नाम है मोहो असंबंधता। मोहो, अब देखिए मोहो असंबंधता क्या होती है, यहां समझिए कि क्रस्ट की बात हमने कर ली और क्रस्ट के बाद आप देखते हैं कि यहाँ पर इस क्षेत्र में ये मोहो असंबंधता मिलती है। मतलब क्रस्ट की चट्टानों में तो विभिन्नता है ही, साथ में जब क्रस्ट से हम मेंटल पे जाते हैं तो दोनों की चट्टानों में भिन्नता मिलती है। यहाँ पे तो हमने देखा था कि ये बना है सीमा से, ये बना है सियाल से, तो खनिज में भिन्नता से तो चट्टानों में भिन्नता आना स्वाभाविक है, इसलिए इसे कोनार्ड कहा। अब यहाँ पर सिलिका, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम है, पर यहाँ पर अब सिलिका की मात्रा कम हो जाएगी। जैसे जैसे हम नीचे जाते जाएंगे पृथ्वी के, सिलिका की मात्रा कम होती जाएगी और निकल, लोहे की मात्रा बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पर ये जो असंबंधता मिलेगी, इसका नाम रख दिया हमने मोहो असंबंधता। ठीक है, जो क्रस्ट और मेंटल के बीच में मिलती है, क्रस्ट और मेंटल के मध्य में जो मिलती है। इसके बाद देखिए जो मेंटल है, मेंटल जो है हमारी लगभग 2900 किलोमीटर तक व्याप्त है। ठीक है, इसका हालांकि विभाजन किया जाता है अपर मेंटल, लोअर मेंटल में, पर वो आपके जीके में इतना काम का नहीं है। तो अभी आप ध्यान रखिए कि मेंटल का जो मोटाई है वो 2900 किलोमीटर तक ये फैली हुई है, और 2900 किलोमीटर के बाद शुरू हो जाता है यहाँ पर कोर। ठीक है, पृथ्वी का आंतरिक भाग, या जिसे आप कहोगे कोर भाग। अब ये जो कोर भाग है, अब इसमें आपको जाहिर सी बात है कि इसकी जो चट्टानें, खनिज हैं वो एकदम ही अलग है, क्योंकि यहाँ पे तो मोस्टली लोहा और निकल ही भरा हुआ है। ठीक है, और ये भाग तो वैसे भी तरल अवस्था में है, क्योंकि ये आउटर कोर है, ये लिक्विड है, मैं आपको बता चुका। और यहाँ पर मेंटल ठोस है। तो देखिए अब ठोस और तरल के बीच में जब वापिस खनिजों की विभिन्नता मिलनी शुरू होती है, अवस्था बदलती है, तो एक जो असंबंधता मिलती है उसका नाम कह देते हैं हम गुटेनबर्ग असंबंधता। गुटेनबर्ग असंबंधता। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे, गुटेनबर्ग को। ठीक है, तो आपके लिए 3 काम हुई, कोनार्ड, मोहो और गुटेनबर्ग। उसके बाद चौथी इंपॉर्टेंट है कि जब बाह्य कोर के बाद आंतरिक कोर आता है, और आंतरिक कोर आपको पता है, मैंने कल बताया था, ये एक ठोस गेंद के समान है और बाह्य कोर तरल के समान है। तो यहाँ पे भी चट्टानी क्षेत्र में भिन्नता है, अवस्था में भी भिन्नता है, एक तरल है, एक ठोस है। तो यहाँ के इन दोनों के बीच को अलग करने वाली जो असंबंधता आपको मिलेगी, अच्छे से इसे दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो असंबंधता आपको मिलेगी, इसका हमने नाम दे दिया लेहमन असंबंधता। ठीक है, तो गुटेनबर्ग के नीचे लेहमन असंबंधता। तो आपके जीके के लिए ये 4 ही असंबंधता जनरली पूछी जाती है, तो इन 4 का नाम याद रखेंगे आप। सबसे पहले आपको मिलेगी, यहां मैं लिख देता हूं, कोनार्ड। तो कोनार्ड किस किस के मिलती है? ओशनिक क्रस्ट, महासागरीय क्रस्ट, प्लस कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, महाद्वीपीय क्रस्ट। उसके बाद आपको मिलती है मोहो, मोहो मिलती है आपको क्रस्ट और मेंटल के बीच, अब क्रस्ट में दोनों पार्ट आ गए। उसके बाद आपको मिलती है गुटेनबर्ग, तो गुटेनबर्ग आपको मिलती है मेंटल और कोर के बीच, और लास्ट में आपकी लेहमन जो मिलती है बाह्य कोर और आंतरिक कोर के बीच। तो इस तरह से इन 4 को नाम याद रखना है। एक तो कौन कौन से स्तरों में मिलती है, दूसरा इनका ऊपर से नीचे की ओर क्रम भी ध्यान रखना है, कोर से क्रस्ट की ओर और क्रस्ट से कोर की ओर। अब इसके बाद थोड़ा सा अगर डिफिकल्ट प्रश्न आ जाता है, यूपीएससी लेवल की हम बात करें, तो वहां पे वो रैपिटी असंबंधता को भी पूछ सकता है। जनरली ये आपके ज्योग्राफी जीके में नहीं आता, पर थोड़ा सा अच्छा प्रश्न आ जाए तो पूछ सकता है। अब ये देखिए ये प्रश्न कहाँ आता है कि जो मेंटल वाला पार्ट है, ये जो फैला हुआ है 2900 किलोमीटर तक, इसको भी 2 भागों में विभाजित करते हैं, ऊपरी मेंटल, ठीक है, और निचली मेंटल। तो ये ऊपरी और निचली मेंटल के बीच में जो असंबंधता मिलती है उसे कहते हैं
रैपिटी असंबद्धता। ठीक है, तो रैपिटी असंबद्धता को इस तरह से आप ध्यान रखिएगा। तो ये थी असंबद्धताएं। अब ये जो असंबद्धताएं हैं, इनका एक्चुअल में जो पता लगा है वो लगा है भूकंप की तरंगों के द्वारा। देखिए, कल हमने करी थी पृथ्वी की संरचना, और पृथ्वी की संरचना में जो मैंने स्तर बताए थे, क्रस्ट, मेंटल, कोर, और इनके भी अलग अलग अवस्थाएं हैं। तो ये सब भूकंप तरंगों के द्वारा ही हमें ज्ञात हुआ है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी के अध्ययन के लिए हमारे पास जो प्रमाण होते हैं, देखिए यहाँ पे आपको मैं बताऊं कि पृथ्वी के अध्ययन के लिए हमारे पास जो प्रमाण होते हैं वो प्रमाण दो तरह के होते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। पहला होता है प्रत्यक्ष और दूसरे होते हैं अप्रत्यक्ष। अब यहाँ से जो एमसीक्यू टाइप प्रश्न आता है उसके बारे में आपको बताऊं, तो पहला प्रश्न तो यही आ जाता है कि जो पृथ्वी की संरचना के बारे में हमें पता लगता है उसके बारे में सबसे महत्वपूर्ण जानकारी या सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण कौन सा है, तो अप्रत्यक्ष प्रमाण है सबसे महत्वपूर्ण। ठीक है, क्योंकि इसी के द्वारा हमें पता लगा है पृथ्वी की डिटेल संरचना का, और प्रत्यक्ष प्रमाण इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते, क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाण में एक्चुअल में होता क्या है कि यहाँ पर आप उल्काओं का अध्ययन कर लेते हो। ठीक है, उल्काएं जो कि हमारे पास अंतरिक्ष से आती हैं, उसके अलावा आप यहाँ पे ज्वालामुखी लावा का अध्ययन कर लेते हो। ठीक है, क्योंकि लावा भी अंदर से ही निकलता है और पृथ्वी के बारे में बताता है। तीसरा, यहाँ पर आप पृथ्वी के अंदर गड्ढा खोद कर, जो मैंने कल आपको बात बताई थी, इसका अध्ययन कर लेते हो, जो कि 11 किलोमीटर से लंबा नहीं खोदा जा सका है। तो इसके द्वारा जो जानकारी मिलती है वो बहुत ही लिमिटेड होती है, वो आपकी ज्यादा काम की नहीं होती पृथ्वी के संदर्भ में। पर अप्रत्यक्ष प्रमाण जो कि सबसे इंपॉर्टेंट आती हैं, जिसमें भूकंप तरंगे ये पूरी पृथ्वी की संरचना के बारे में बता देती है। तो अब यहाँ से जो एमसीक्यू टाइप का प्रश्न आता है वो इसी तरह से आता है कि भूकंप तरंगों से क्या क्या पता लग जाता है पृथ्वी के बारे में। तो देखिए, भूकंप तरंगों से पता लग जाता है कि पृथ्वी एक मूल रूप से 3 लेयर्ड या 3 स्तरों में बटी हुई है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। दूसरी बात पता लग जाती है इन तीनों परतों की चट्टानों की अवस्था क्या है। देखिए, यहां से ध्यान से सुनिएगा, अवस्था क्या है और घनत्व क्या है। अब ये प्रश्न यूपीएससी में पूछा जा चुका है कि अवस्था और घनत्व इन दो के आधार पर ही हम पृथ्वी की लेयर का विभाजन करते हैं। ठीक है, तो ये भी हमें पता लगता है भूकंप तरंगों से। तीसरी बात, हमें भूकंप तरंगों से पता लगता है कि पृथ्वी का कौन सा पार्ट द्रव है, कौन सा पार्ट ठोस है, कौन सा पार्ट प्लास्टिक की तरह पिघली हुई अवस्था में है। क्योंकि ये जो भूकंप तरंगे होती हैं, अभी हम इनके बारे में पढ़ेंगे, इनकी गति प्रभावित हो जाती है जब ये अलग अलग माध्यमों से गुजरती है, इनमें विचलन हो जाता है। तो चलिए, भूकंप तरंगों के बारे में इतनी इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद आप शुरू करते हैं भूकंप तरंगे होती क्या है। तो देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भूकंप तरंगों को इस डायग्राम में दिखा रखा है। अब यहाँ से इस सेंटर से मान लीजिए जो एपी सेंटर है यहाँ से दिखा रखा है, यहाँ से भूकंप तरंगे उत्पन्न होती हैं। देखिए, भूकंप के बारे में एक बड़ा चैप्टर हम अलग से लेक्चर बनाएंगे, यहाँ पॉसिबल नहीं होगा, तो अभी सिर्फ मैं भूकंप तरंगों के बारे में बता रहा हूँ। पूरी भूकंप की प्रक्रिया हम बाद में समझेंगे। अभी आप समझिए कि भूकंप तरंगे 3 तरह की होती हैं। नाम पता होगा आप सभी को, पी तरंग, एस तरंग और एल तरंग। ठीक है, पी, एस और एल तरंग 3 तरह की होती हैं। अब इन तीनों के अलग अलग गुण होते हैं हमारे पास। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि तीनों तरंगे एक जैसी होती है, इन तीनों के अलग अलग गुण होते हैं। अब इसमें जो प्री तरंग है इसको कहा जाता है प्राइमरी तरंग। ये सबको देखो आपको पता होगा। इसमें अब कंसेप्ट क्या है वो अभी आपसे मैं बताता हूँ। इसको सेकेंडरी कहा जाता है, प्राथमिक, द्वितीयक, और एल मतलब लव तरंग। ठीक है, ये जिन्होंने खोजा था उन्हीं के नाम पर उसको लव तरंग नाम दिया गया है। यहाँ पर ये अलग रेफरेंस में इसे यूज नहीं समझिएगा, ये एक साइंटिस्ट के नाम पर इसको लव तरंग नाम दिया गया है। अभी जो पी, एस और एल तरंगे होती हैं, इनमें अब प्रश्न क्या क्या आते हैं, नाम से नहीं आएंगे, स्पीड में भी सबको शायद पता हो
कि जब भी भूकंप की उत्पत्ति होगी तो प्राइमरी मतलब आपको नाम से ही पता है कि इन तरंगों की उत्पत्ति सबसे पहले होती है। ठीक है, प्राइमरी तरंगों की उत्पत्ति सबसे पहले होती है और इनकी गति भी सबसे अधिक होती है। इनकी गति सबसे अधिक होती है और गति कितनी मानते हैं? इनकी गति मानते हैं 7 से 8 किलोमीटर पर सेकंड। ठीक है, सर्वाधिक गति इनकी होती है। और अब ये ध्वनि तरंगों के समान बिहेव करती है। इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा। ये प्रश्न इस तरह से पूछा जाता है, ये ध्वनि तरंगों के समान बिहेव करते हैं। और इसे याद रखने का, कंफ्यूज ना होने का एक ही तरीका है कि यहाँ P को आप समझिए फोन। ठीक है, P से फोन समझिए और फोन में आती है आवाज, तो इसको ध्वनि तरंगों के समान ही समझिएगा। ठीक है, अब इनकी जो गति होती है वो मैंने बताया सर्वाधिक होती है, पर सर्वाधिक भी किसमें ज्यादा होती है? ठोस में। क्यों होती है? क्योंकि ये ध्वनि तरंगों के समान व्यवहार करती है। आपने पढ़ा होगा जनरल साइंस में कि जो ध्वनि तरंगे हैं वो, अगर आपके सामने ऑप्शन आ जाए कि निर्वात, वायु या लोहा किसमें सबसे ज्यादा गति करती है तेज तरीके से, तो आप सबको पता है कि ध्वनि तरंगे माध्यम पे डिपेंड करती है, माध्यम की डेंसिटी पे डिपेंड करती है। और जितना डेंस माध्यम होगा उनकी गति उतनी ही ज्यादा होगी। तो यहाँ P तरंगे चूंकि ध्वनि तरंगों की तरह रिएक्ट करती हैं, तो ये भी ठोस पदार्थों में सबसे ज्यादा गति करेंगे। अब ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि पूरी पृथ्वी ठोस नहीं है। कल की संरचना में आप समझ चुके होंगे, कुछ पार्ट इसके लिक्विड हैं, कुछ पार्ट प्लास्टिक की तरह पिघले हुए हैं। तो P तरंगों की गति एक जैसी नहीं रहती है जब ये पृथ्वी से गुजरती है। दूसरा देखिए S तरंग। S का मतलब हो गया सेकेंडरी तरंग, और सेकेंडरी मतलब द्वितीयक, नाम से ही पता है। मतलब ये दूसरी तरंगे हैं जो भूकंप में उत्पन्न होती हैं और प्राथमिक के बाद उत्पन्न होती हैं। चूंकि इनकी गति प्राथमिक से कम होती है और इनकी गति होती है 4 से 5 किलोमीटर पर सेकंड। देखिए फिक्स नहीं किया जा सकता, हर किताब में 3 से 4 भी मिल सकता है, 4 से 5 भी मिल सकता है, फिक्स नहीं होती है गति। और ये जो तरंगे हैं, अब यहाँ पर ये बिहेव करती है प्रकाश तरंगों की तरह। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, दोनों में डिफरेंस ध्यान रखिएगा। ये ध्वनि तरंगों की तरह बिहेव कर रही थी, ये प्रकाश तरंगों की तरह बिहेव करती है। और याद रखने के लिए याद रखिएगा S फॉर सन, और सन आपको देता है लाइट, तो इस तरह से सेकेंडरी वेव आपको प्रकाश तरंगों की तरह बिहेव करती हुई दिखाई देंगी। ठीक है, और जो प्राइमरी है वो ध्वनि तरंगों की तरह। अब ये क्या होता है कि ये तरल में प्रवेश नहीं कर पाती, ये केवल ठोस में ही गति करती है। इसको भी ध्यान रखिएगा। P तरंगे थी वो ठोस में सर्वाधिक गति कर रही थी, इसको फर्क नहीं पड़ रहा था ठोस है या द्रव है, गति दोनों में हो रही थी। पर यहाँ पर जो S तरंग है वो द्रव में गति नहीं करती है, केवल ठोस में ही गति कर पाती है। ठीक है, द्रव में ये विचलित हो जाती है, ये अपनी दिशा बदलती है और द्रव से बाहर निकल जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। और इसी गुण के कारण, अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसी गुण के कारण हमें पता लगा है कि पृथ्वी का जो बाह्य कोर है वो तरल है, क्योंकि वहां पर S तरंगे नहीं पहुंच पा रही है, केवल P तरंगे पहुंच पा रही हैं। उसी वजह से हमें पता लगा है, इसी गुण की वजह से, कि पृथ्वी का जो बाह्य कोर है वो तरल अवस्था में है। ठीक है, इसको समझ गए। इसके बाद हम अगली तरंगों की बात करते हैं जो कि हैं L तरंगे। और L तरंगों को समझने के लिए आप ये डायग्राम देखिए कि P तरंगे इस तरह से जा रही हैं जब उत्पन्न होती है अपने उत्पत्ति के क्षेत्र में। तो देखिए इनको कोई दिक्कत नहीं है, ये क्रस्ट में भी कोई दिक्कत नहीं है और अंदर मेंटल में भी इनको कोई दिक्कत नहीं हो रही है। पर जैसे ही कोर पार्ट शुरू होता है, ये देखिए लिक्विड कोर पार्ट शुरू होता है, तो यहाँ पर केवल इसमें से देखिए गुजरने वाली जो तरंग है ये सिर्फ P है। इसके अंदर जो तरंग आई है वो केवल P तरंग आई है। यहाँ पर S तरंगे इसके बाहर से ही निकल गई हैं, ये अंदर आई ही नहीं। यहाँ पे इस डायग्राम के द्वारा ये दिखा रखा है S तरंगे, और P तरंगे अंदर तक होकर आई हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये P और S तरंगे पृथ्वी की पूरी बॉडी में गति करती हैं, पृथ्वी के अंदर गति करती हैं, इसलिए इन दोनों तरंगों को बॉडी वेव्स भी कहा जाता है। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे, बॉडी वेव्स क्या होती हैं, इन्हीं को कहा जाता है। अब अगली बात करते हैं, लास्ट बात करते हैं L तरंगों की। अब L तरंगों के बारे में जो प्रश्न आता है उसको ध्यान रखिएगा
कि एक बार इस डायग्राम से समझिए कि जो पी तरंगे हैं वो कोर में से निकल गई, ये पृथ्वी का अगर मान लीजिए कोर पार्ट है, और जो एस तरंगे हैं वो इससे बाहर से ही निकल गई। एस तरंगे पहुंची ही नहीं, पी तरंगे पूरी अंदर से निकल गई। अब ये पी और एस तरंगे जब मिलती हैं धरातल पर, तो यहाँ पर इन दोनों के मिलने से पी भी आई है, यहाँ पर एस भी आई है, तो इन पी और एस के मिलने से नई तरंग बनती है जिसे कहते हैं एल तरंग। और एल तरंग क्या होती है कि ये जिगजैग शेप में चलने वाली तरंगे हैं, सर्वाधिक विनाशकारी तरंगे हैं। इनके द्वारा ही विनाश होता है। भूकंप में जो आप नुकसान देखते हो, पेड़ पौधे मकान गिर जाते हैं, वो एल तरंगों के कारण ही गिरते हैं। और इनका जो वेग होता है वो सबसे कम होता है। इनका वेग होता है लगभग 2 से 3 किलोमीटर प्रति सेकेंड। ठीक है। अब चूंकि ये एल तरंगे हैं, और एक बात और ध्यान दीजिएगा, ये केवल पृथ्वी की ऊपरी सतह पर ही चलती हैं जिगजैग शेप में, ये अंदर नहीं चलती हैं। अंदर एल तरंग नहीं मिलेगी, अंदर तो आपको पी और एस ही मिलेगी। और पी तरंग ही एक तरंग, एकमात्र ऐसी तरंग होगी जो पृथ्वी के तीनों स्तरों में मिलेगी, उसमें एस नहीं मिलेगी। और एस मिलेगी आपको केवल क्रस्ट और मेंटल में, और एल मिलेगी केवल सरफेस पे। ठीक है, या आप ऐसे कह सकते हो क्रस्ट के ऊपर। सर्वाधिक विनाशकारी तरंगे होती हैं। तो इस तरह से ये तीनों तरंगे हैं, इन तीनों तरंगों के गुण को ध्यान रखना है। यहाँ से बहुत अच्छे सवाल आते हैं आपके जनरल ज्योग्राफी में। तो फिलहाल हमने जनरल ज्योग्राफी की है। अब इनके द्वारा पृथ्वी की संरचना को अध्ययन कैसे करते हैं, वो एक क्लासिकल टॉपिक है जीके का, तो वो आपके लिए जरूरी नहीं है। वो तो जो इनके पास कोर ज्योग्राफी सब्जेक्ट है उनका अध्ययन जरूरी है उसके लिए। तो यहाँ पर इसके अलावा और भी तरंगे मिलती हैं जिन्हें पीजी, एसजी, पी स्टार, एस स्टार कहा जाता है, पर आपके वो जीके में नहीं पूछे जाते। आपसे केवल ये 3 तरंगों के बारे में पूछा जाएगा, डिसकंटिन्यूटीज के बारे में पूछा जाएगा। तो इन सबको ध्यान रखिएगा। और इससे पहले, इस लेक्चर को देखने से पहले, इससे पहले वाला लेक्चर भी देख लीजिएगा, पृथ्वी की संरचना। तो इस तरह से पृथ्वी की संरचना का टॉपिक यहाँ पर हम कंप्लीट करते हैं। और इससे रिलेटेड जो अन्य छोटी छोटी बातें हैं वो हम करेंगे अगले चैप्टर में। और साथ ही में एक नए सब्जेक्ट के वीडियो की भी शुरुआत करेंगे। ठीक है, हर सब्जेक्ट का एक टॉपिक लेंगे और वहां पर उसको एंड करके इस तरह से हम हर सब्जेक्ट को कवर कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा। चलिए, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में वो पूछ सकते हैं, नहीं तो वो मुझे पर्सनल व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। और जो व्हाट्सएप नंबर है इसको लिख लीजिएगा कि 9530200204। ठीक है, इस तरह से 9530200204। तो यहाँ पे व्हाट्सएप कर देंगे, तो आपको कोई भी इसमें प्रॉब्लम हो तो मैं बता दूंगा। और आपको एक यूट्यूब ग्रुप बना रखा है, उसमें जोड़ दूंगा, जिसमें हर वीडियो की जानकारी आपको मिल जाती है। चलिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।